मेरा नाम सुनंदु देवनाथ है और आप सभी बच्चों को मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। You all must have understood that today's lecture is going to be on which subject? Yes, today we are going to discuss computer applications, and this lecture is the first lecture that I'm going to launch for this subject. अब देख लो मैं कौन क्लासेस के लिए बना रहा हूँ, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है क्लास 9th एंड क्लास 10th दोनों के लिए है। अगर क्लास 9th का सिलेबस को हम जाके देखें वेबसाइट में, काउंसिल का जो वेबसाइट है CISCE.org, वहां पे जाकर काउंसिल का वेबसाइट में क्लास 9th का सिलेबस देखो और क्लास 10th का सिलेबस देखो, देखोगे क्लास 10th में वो सारे टॉपिक्स हैं जो क्लास 9th में तुम्हें पढ़ने हैं जावा के, और फिर कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी हैं 10th में, जैसे एरेज हो गए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन जावा हो गया, एंड कुछ और चैप्टर्स हैं। बट बेसिक जो तुमने 9th में पढ़ा एकदम बिगिनिंग से जावा के बारे में, जहां पर तुमने जावा का बेसिक्स पढ़ा, कवर किया कि ऊप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वहां से लेकर इनपुट कैसे लेना है, टोकन्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, सारी चीजें, ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स, फिर लूपिंग, फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें तुमने 9th में पढ़ा और ये सभी चीजें फिर से तुम्हें 10th में पढ़ने हैं। तुम सिलेबस चेक कर सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे जब ये वीडियो में बना रहा हूँ, मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिख के रखा हुआ है, इट इज नॉट फॉर अ सिंगल क्लास, इट इज फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो ध्यान से समझना, अगर तुम 9th में भी पढ़ते हो तो ये वीडियोस तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत हेल्पफुल होंगे। 10th में पढ़ते हो तो भी बहुत हेल्पफुल है। और 10th के वो बच्चे जो 9th में प्रोग्रामिंग जिनको समझ में नहीं आया या ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं, आई अश्योर देम कि if you watch the video, these lectures from the beginning, you will be able to do programming very nicely. It's a very interesting subject and I want you all to study really well and do really good. Okay, now ये तो समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किन क्लासेस के लिए है, एवरीथिंग। तो मैं बेसिक लेवल, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ। आज का लेक्चर 1 है। और हाउ डू यू नीड टू प्रोसीड अलोंग विथ मी? यू नीड टू हैव अ नोटबुक विथ यू and you need to have a pen with you. You will take down the notes, you will understand everything, and keep on taking down the notes and understand the explanation properly. ये notes को अच्छी तरह से रखना। If you are a 9th grade student and after 1 year when you will move to grade 10th, 1 year बचा नहीं है, less than 1 year अभी बाकी है तुम लोगों का 10th में जाने के लिए। Keep this notebook because the same notes will help you in boards also, और 10th वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल helpful है। Let us start without wasting any time. We have discussed a lot of things. Now, what are we going to cover in today's lecture? देखो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जावा। जावा है क्या, और कुछ जावा के कैरेक्टरिस्टिक्स। जावा को हम कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्यों कहते हैं? केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? जावा को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। क्यों कहते हैं? इसका क्या मतलब है? जावा को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, क्या है ये चीज? वी विल सी। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये 4 टॉपिक्स, और इसके अंदर भी हम सेवरल सब टॉपिक्स भी हैं, उनको डिस्कस करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, और यानी हमारा जो सब्जेक्ट का जो मेन चैप्टर है वो पूरा है, वो एक ही चीज पर वो फोकस किया हुआ है। पूरा सिलेबस सिर्फ एक ही टॉपिक पर फोकस है, वो है जावा। तो जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है जावा? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज है मतलब एक भाषा है। ठीक है, जावा एक लैंग्वेज है, लेकिन इंसानों का लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर से बात करने का लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज को हम सीखेंगे। अब कोई भी भाषा हम जब सीखते हैं, सपोज वो तमिल हो, बंगाली हो, गुजराती हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं एकदम डे 1 में आकर, मान लो कि you are a person who want to learn Bengali, you do not know anything about Bengali, and you go to attend your first Bengali class from a teacher, तो वो बंगाली वाले जो टीचर है जो तुम्हें बंगाली सिखाएगा, वो तुम्हें कुछ चीजें बताएगा कि इनिशियली तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस बताएगा और कहेगा कि इसको ऐसा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे हो को बंगाली में वो बोलेगा, कैसे हो को कहते हैं कैमोन आछ हो, या फिर तुम्हारा नाम क्या है,
तुम्हार नाम की। तो ऑन द फर्स्ट डे ही विल टीच यू स्मॉल सेंटेंसेस, और तुम्हें क्या करना है ना, बिना कोई क्वेश्चन किए हुए तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना है, अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, एंड यू हैव टू कीप इट नोटिंग डाउन इन योर नोटबुक, और तुम्हें वो प्रैक्टिस करना होता है। इट इज फॉर एनी लैंग्वेज, राइट? इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश, ऑन द फर्स्ट डे द टीचर विल टेल यू अबाउट स्मॉल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं, तुम्हें वो सभी चीजें लिख लेना पड़ता है, एंड विदाउट क्वेश्चनिंग मच। On the first day, or during the initial days when you are learning any language, the teacher will not go into the depth of the grammar. कोई भी लैंग्वेज वो ग्रामर के डेप्थ में नहीं जाएगा कि इसका ये टेंस लग रहा है, यहाँ पे ये रूल्स है, ये कॉम्प्लिकेशन है, नहीं। कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले पहले हम कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना होता है, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, और धीरे 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 जब हम उसको समझने लगते हैं, देन वी एंटर इनटू द ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। जावा भी एक लैंग्वेज है, इसमें भी हमें ऐसे ही एंटर करना है। जब हम दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, वहां पे वो प्रोसेस लागू नहीं होता है। जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तब ये चीज यहाँ लागू होता है। तो इनिशियली तुम्हें कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना है, जो मैं बोलूंगा, अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, क्योंकि एक लैंग्वेज सीख रहे हो। और धीरे 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 जब उसके ग्रामर में जाएंगे तब क्लियर होगा, ओ जो 3 महीने पहले सर ने बोला था इस वजह से है। Now you will, after 3 months maybe, you will able to understand the real grammar of Java. तो वो एक चीज हो गई, इस तरह से हम अप्रोच करेंगे इस लैंग्वेज को। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबसे पहले। अब पहली बात आते हैं इधर, जावा को कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस का मतलब है वी हैव टू केस इन इंग्लिश लेटर्स, अपर केस एंड लोअर केस। जैसे मैंने ये अपर केस लेटर ए लिखा और एक लोअर केस लेटर ए लिखा। जावा केस सेंसिटिव है, मतलब जावा अपर केस लेटर को और लोअर केस लेटर को अलग अलग समझता है। अगर मैं लिखता हूं एप्पल और मैं लिखता हूं एप्पल, ये दो अलग वर्ड्स हैं जावा के लिए, दो अलग वर्ड्स हैं। अगर मैं लिखता हूं इंडिया और अगर मैं लिखता हूं इंडिया, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। अगर मैं लिखता हूं कैट और अगर मैं लिखता हूं कैट, ये दोनों भी अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। मैं बाद में डिस्कस करूंगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिलहाल के लिए समझो कि ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं जावा के लिए। ठीक है, मतलब अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर को जावा सेपरेटली मीन करता है, सेपरेटली इंटरप्रेट करता है, एज टू डिफरेंट एंटिटीज इंटरप्रेट करता है, सेम एंटिटीज नहीं है। अगर केस सेंसिटिव नहीं होता तो मैं स्मॉल ए लिखूं या कैपिटल ए लिखूं, वो दोनों सेम ही होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं इस पर नोट्स लिखाऊंगा। आगे कहता है जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म का यहाँ पे स्पेसिफिकली मतलब है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम प्लेटफॉर्म कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जावा को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर डेवलप कर सकते हैं और उस जावा प्रोग्राम को हम किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। मान लो मेरे पास कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में विंडोज का प्लेटफॉर्म है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने इस कंप्यूटर पे इस प्लेटफॉर्म पर यानी विंडोज प्लेटफॉर्म पर एक जावा का प्रोग्राम बनाया, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। मैं इस जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता हूं किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में। जरूरी नहीं है कि मुझे विंडोज ही चाहिए, मैं वहां लिनक्स मान लो है दूसरे वाले कंप्यूटर में, मैं इसी सॉफ्टवेयर को, इसी जावा प्रोग्राम को मैं इस लिनक्स एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट कर सकता हूं। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म पर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब ये जो सेकंड पॉइंट है इस पर हम लोग और ज्यादा डिस्कस करेंगे और नोट्स भी लिखेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी आता है बोर्ड्स में। अच्छा, इसमें एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे JVM, जावा वर्चुअल मशीन, आगे पढ़ेंगे, इस पर मैं सेपरेट अलग से डिस्कस करूंगा। आगे है जावा को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं काफी डिटेल में। चलो अब मैं लिखने वाला हूं जावा, लिख लो मेरे साथ साथ, इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज।
ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मैंने बोला, ऑलरेडी बोल दिया है, लिखो जावा कंपाइलर interprets the uppercase letters and the lowercase letters separately, अलग अलग। अच्छा, ये जावा कंपाइलर क्या है? जब भी हम कोई प्रोग्राम को लिखते हैं, उस प्रोग्राम को एक और सॉफ्टवेयर कंपाइल करता है। मान लो कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जावा में, ये जावा का सॉफ्टवेयर है। ये जावा का जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, ये मैंने जावा लैंग्वेज में लिखकर बनाया। अब इस प्रोग्राम को मशीन में रन करना है, कंप्यूटर में रन करना है, तो कोई एक दूसरा सॉफ्टवेयर जरूर होगा, उसे हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। वो ये कंपाइलर जो सॉफ्टवेयर है, इसका काम है कि इस जावा प्रोग्राम को वो रन करे या इसको कंपाइल करे। सबसे पहले इसमें कुछ एरर्स है कि नहीं उसको चेक करे, और फिर इसको एरर्स को करेक्ट करने के बाद ये इस प्रोग्राम को रन करे, एग्जीक्यूट करे। तो ये काम किसका है? कंपाइलर का है। कंपाइलर डज द टास्क ऑफ कंपाइलिंग द जावा प्रोग्राम। कंपाइलिंग का मतलब है कि कुछ एरर्स है तो वो बता दो प्रोग्रामर को, प्रोग्रामर करेक्ट कर लेगा, डीबग कर लेगा, और फिर जब प्रोग्राम करेक्ट हो गया है तो उसको फिर वो रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो जावा कंपाइलर का काम है ये काम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। तो जावा कंपाइलर इंटरप्रेट्स मतलब वो एनालाइज करता है। क्या एनालाइज करता है? अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स को सेपरेटली, अलग अलग एंटिटीज के रूप में वो एनालाइज करता है, समझता है। दिस इज द मीनिंग। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग। व्हाट डू वी मीन बाय जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नेक्स्ट हेडिंग दो, जावा is a platform independent programming language। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जावा कैन बी developed on any device, या फिर लिखो on any platform, that will be better, on any platform। उसके बाद मैंने लिखा है compiled into a standard bytecode। this I will explain, पहले लिख लो standard bytecode, BYTE, bytecode, and can be expected to run on any platform equipped with Java virtual machine। देखो कुछ नए वर्ड्स तुम्हें अब दिखने को मिला। जावा वर्चुअल मशीन, जिसे JVM कहते हैं। ये कौन सा मशीन है भाई? देखो सब समझ में आएगा धीरे धीरे। ओके, सब राज खुलने वाले हैं। क्या है? जावा कैन बी डेवलप्ड ऑन एनी प्लेटफॉर्म। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जावा प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो। विंडोज में कर सकते हो, लिनक्स में कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। उसके बाद ये क्या लिख दिया है? कंपाइल्ड इनटू अ स्टैंडर्ड बाइट कोड। सुनो सुनो, मान लो कि ये तुम्हारा सिस्टम है, कंप्यूटर है, इसमें विंडोज प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस विंडोज प्लेटफॉर्म में तुमने एक जावा प्रोग्राम क्रिएट किया। अब ये जो विंडोज प्लेटफॉर्म में तुमने जावा का प्रोग्राम क्रिएट किया, ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? कौन इसे एग्जीक्यूट करेगा? तो एग्जीक्यूट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का जरूरत है, और पहले उसे कंपाइल किया जाएगा एक स्टैंडर्ड बाइट कोड में, मतलब कन्वर्ट किया जाएगा
एक स्टैंडर्ड बाइट कोड में। ये जो प्रोग्राम है जो हमने लिखा, इसे सबसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा एक इंटरमीडिएट कोड, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला कोड, इंटरमीडिएट कोड जिसे हम कहते हैं बाइट कोड। और ये काम करता है कौन? ये काम करता है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, कंपाइलर बोल के एक सॉफ्टवेयर है जो ये कन्वर्शन को करेगा। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने इधर बोला था, क्या करेगा, इस मेन जो हमने जावा का प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को वो बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट कर दिया बाइट कोड में। अब ये जो बाइट कोड है ना, ये किसी भी प्लेटफॉर्म में चल सकता है, और उस प्लेटफॉर्म में एक दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए जिस सॉफ्टवेयर का नाम है जावा वर्चुअल मशीन। तो ये जावा वर्चुअल मशीन कोई फिजिकल मशीन नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर नहीं है। मतलब अब तुम जाते हो अपने दोस्त के पास, उस तुम्हारे दोस्त के कंप्यूटर में लिनक्स इंस्टॉल्ड है, लिनक्स प्लेटफॉर्म, विंडोज नहीं है, लिनक्स है। ये जो बाइट कोड है जिसे डेवलप किया गया विंडोज प्लेटफॉर्म में, ये बाइट कोड को मैं लिनक्स में चलाऊंगा तो चल जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इस लिनक्स कंप्यूटर में कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए? जेवीएम पहले से होना चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन। ये जावा वर्चुअल मशीन ही इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। ये बाइट कोड को कौन एग्जीक्यूट करेगा? जावा वर्चुअल मशीन। और किसने बाइट कोड में कन्वर्ट किया? ये कंपाइलर। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या है? जावा वर्चुअल मशीन एक एग्जीक्यूटिंग एनवायरनमेंट है। ये जावा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा एक एनवायरनमेंट है, एक सॉफ्टवेयर है जहां पर ये बाइट कोड एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब कि ये बाइट कोड को मैं ले जाके किसी भी प्लेटफॉर्म में ले जाऊं, लिनक्स हो चाहे कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म हो, वहां पर अगर जेवीएम इंस्टॉल्ड है उस प्लेटफॉर्म में, तो ये बाइट कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरा सॉफ्टवेयर वहां रन करेगा। एंड दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। जावा कैन बी डेवलप्ड ऑन एनी प्लेटफॉर्म एंड दे फर्स्ट उसे फिर क्या करना है? कंपाइल्ड इनटू अ स्टैंडर्ड बाइट कोड, जो कंपाइलर करेगा बाइट कोड में कन्वर्ट, एंड दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म व्हिच इज इक्विप्ड विद जावा वर्चुअल मशीन। जिसमें जावा वर्चुअल मशीन हो वहां पे ये चल जाएगा। तो ये बात है। इसके बाद हम लिखेंगे ये जावा बाइट कोड क्या है, इसके बारे में लिखेंगे, और जावा वर्चुअल मशीन के बारे में भी अब हम थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। चलो, जावा बाइट कोड पहले हेडिंग देते हैं। ये जावा बाइट कोड क्या है? लिखो, जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। फिर एक नया वर्ड आ गया, हाई लेवल लैंग्वेज, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, फुल स्टॉप। द प्रोग्राम्स रिटन इन जावा are compiled and first converted into an intermediate code, जिस कोड का नाम मैंने अभी अभी बोला था, बाइट कोड। इंटरमीडिएट कोड कॉल्ड बाइट कोड। ठीक है। अब ये जो कोड है वो कहीं पे भी चल जाएगा, रन हो जाएगा। दिस कोड इज इंडिपेंडेंट, दिस कोड इज इंडिपेंडेंट। क्या डिपेंडेंट है? नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन या फिर ऑफ द प्लेटफॉर्म, independent of the platform on which the programs are to be run, on which the programs are to be run। ठीक है, तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये नया वर्ड अब तुम्हारे सामने आ गया। इसका भी राज खोल देता हूं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, बहुत इजी है समझना। अब हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग के हिस्ट्री में। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या वाकई वो कोई भाषा समझ सकता है? क्या वाकई वो कोई भाषा समझ सकता है? उसमें तो वो बस एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है भाई, वो कैसे कोई भाषा समझेगा? और मैं यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज जावा ये सब बात कर रहा हूँ।
सुनो, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे घर में जो फैन है, पंखा, तुम्हें समझ में आएगा, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ योर फैन, ये फैन भी तुम्हारे इंस्ट्रक्शन सुनता है। अगर मैं बोलूं कि फैन ऑन हो जाओ, तो ये ऑन नहीं होगा, लेकिन एक प्रॉपर मेथड में इसे अगर मैं कमांड दूं तो ये ऑन हो जाएगा। अगर मैं स्विच ऑन कर दूं तो फैन घूमने लगेगा। मतलब मेरा इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो कर रहा है, लेकिन उसे मुझे उस लैंग्वेज में बोलना है जो लैंग्वेज वो समझेगा। अगर मुझे ठंड लग रही है, फैन बंद करना है, तो मैं अगर फैन को बोलूं बंद हो जा फैन, वो बंद नहीं होगा। लेकिन अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं, मतलब ये भी एक कम्युनिकेशन है। मैं स्विच ऑफ कर दिया तो ये भाषा वो समझ गया, दिस लैंग्वेज इट अंडरस्टूड, और वो ऑफ हो गया। मतलब वो मेरे मुताबिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो तो कर रहा है। जब मैं ऑन करना चाह रहा हूं ऑन हो रहा है, जब मैं ऑफ करना चाह रहा हूं ऑफ भी हो रहा है। बट इट इज अंडरस्टैंडिंग अ लैंग्वेज which it understands. It needs to be given a command in a language which it understands. It does not understand English, does not understand Hindi or any other language. It understands the language of on and off. Means it understands the language of whether current is flowing in the wires of the fan or whether current is not flowing in the wires of the fan. अगर तार में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब स्विच ऑन मैंने किया, करंट फ्लो कर रहा है, तो उस स्टेट को, उस कंडीशन को हम डिजिटल लैंग्वेज में वन से डिनोट करते हैं। वन से डिनोट करते हैं, मतलब ऑन स्टेट को हम वन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बस एक सिंबल है। ऑन को डिनोट करने का एक सिंबल है वन। ये वन वो वन नहीं है जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, क्योंकि इस ऑन को सिंबलाइज करने के लिए हम कोई भी सिंबल ले सकते थे। अल्फा ले सकते थे, या ए ले सकते थे, या कुछ भी अ ले सकते थे हिंदी में। इसीलिए ये वन मतलब कोई न्यूमेरिक वन नहीं है, ये वन एक बस सिंबल है। कुछ भी सिंबल लिया जा सकता था, बट हमने लिया वन, लोगों ने लिया वन। ठीक है, सो ऑन को रिप्रेजेंट करने के लिए वन और ऑफ को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो लिया गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फैन सिर्फ दो लैंग्वेजेस समझता है, दो चीज को समझता है, वो जीरो एंड वन को समझता है और कुछ नहीं समझता है। एक्चुअली जीरो एंड वन को नहीं समझता है, वो ऑन एंड ऑफ को समझता है। करंट फ्लो कर रहा है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बस इतना वो जानता है। करंट फ्लो करेगा तो फैन चल जाएगा, फ्लो नहीं करेगा बंद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिर्फ यही चीज जानता है, ऑन एंड ऑफ। तो हम क्या कहते हैं, वो जीरो एंड वन को समझता है। कंप्यूटर, बहुत लोग बोलते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या ये बात वो समझ के बोल रहा है या बिना समझ के बोल रहा है। अगर समझ के बोल रहा है तो ठीक है, अगर बिना समझ के बोल रहा है तो गड़बड़ है। व्हेन ही सेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस, तो क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि वो ऑन एंड ऑफ का भाषा समझ रहा है, एक्चुअली जीरो एंड वन नहीं समझ रहा है। ओके जो हम एक्चुअली इंसान समझते हैं, जीरो का मतलब कुछ नहीं, वन का मतलब कि एक, ये मीनिंग नहीं है कंप्यूटर के लिए। जीरो एंड वन का मीनिंग है ऑन एंड ऑफ। हाँ, कुछ बुक्स में लिखे रहेंगे वन का मतलब हाई वोल्टेज और लो, जीरो का मतलब लो वोल्टेज। दैट इज ऑल्सो ओके, दैट्स ऑल्सो ओके। कंप्यूटर, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस हाई वोल्टेज लो वोल्टेज को भी समझ जाएगा। बहुत हाई वोल्टेज है तो वो कुछ अलग बिहेवियर दिखाएगा, लो वोल्टेज है तो कुछ अलग बिहेवियर दिखाएगा। तो हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज भी वो समझ जाता है, यानी उसे भी हम वन एंड जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स ओके। सो आइदर ऑन एंड ऑफ और हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। टू कीप माय एक्सप्लेनेशन सिंपल, लेट मी कीप इट ऑन एंड ऑफ ओनली। नाउ तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो भी वैसा ही है, ये फैन से कुछ बढ़ के नहीं है। वो भी सिर्फ ऑन एंड ऑफ को समझता है। उसके मदरबोर्ड के सर्किट में कहाँ करंट जा रहा है, कहाँ करंट नहीं आ रहा है, बस। तो ऑन एंड ऑफ का ही वो लैंग्वेज समझता है। तो हम पहले कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जीरोस एंड वंस का यूज किया जाता था, मतलब ऑन एंड ऑफ सिग्नल्स का यूज किया जाता था। तो जो प्रोग्राम्स होते थे ना पहले, बहुत पहले के जमाने में जो प्रोग्राम्स लिखते थे कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, या कंप्यूटर से कुछ आउटपुट पाने के लिए, इंस्ट्रक्शन देंगे आउटपुट आएगा, तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए और आउटपुट पाने के लिए जो प्रोग्राम्स लिखते थे ना, दोज वुड हैव बीन बंचेस ऑफ जीरोस एंड वंस।
It could be like maybe 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 या random कुछ भी bunches of zeros and ones. इतना टफ होता था. और बाय चांस अगर कहीं गलती से 0 के जगह 1 आ गया, 1 के जगह 0 आ गया, तो प्रोग्राम में एरर आ जाता था. और सोचो इतना बड़ा प्रोग्राम जिसमें सिर्फ सुनामी है 1 और 0 का और कुछ नहीं है, वहां पर आइडेंटिफाई करना कि कहाँ एरर है, कौन सा 0 1 गलती से हो गया है या 1 0 1 बन गया है, वो आइडेंटिफाई करना कितना टफ होगा तुम इमेजिन कर सकते हो. एक तो प्रोग्राम लिखना टफ वाज द राइटिंग ऑफ अ प्रोग्राम. दूसरा टफ वाज डिबगिंग. डिबगिंग के पहले भी टफ वाज आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक. और मिस्टेक आइडेंटिफाई होने के बाद भी उसको डिबग करना, मतलब उसको करेक्ट करना. ये तीनों टफ थे. एक तो लिखना टफ, दूसरा आइडेंटिफाई मिस्टेक करना टफ, तीसरा डिबग करना टफ. अब बाद में धीरे धीरे लैंग्वेजेस का इजी होने लगा. अच्छा, ये जो लैंग्वेज है जो हम जीरोस एंड वंस के टर्म्स में लिखते हैं, एक्चुअली मैं फिर एक बार बोल देता हूँ, जीरोस एंड वंस के टर्म्स में नहीं लिखते हैं, ऑन एंड ऑफ के टर्म्स में लिखते हैं. करंट है या नहीं है, बस इतना के टर्म्स में लिखते हैं. इतना ही है सिग्नल. लेकिन अब मैं आगे 0 एंड 1 यूज करूंगा, जैसे मोस्ट ऑफ द टीचर्स यूज करते हैं या मोस्ट ऑफ द बुक्स में लिखा हुआ रहता है. तो कंप्यूटर जो 0 एंड 1 के टर्म्स में हम प्रोग्राम लिखता है और उसे वो समझता है, इसे हम कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज. मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल का मतलब एकदम प्रोग्राम कंप्यूटर जिस लेवल में समझता है, ऑन एंड ऑफ का भाषा में ये प्रोग्राम को लिखा गया है, एकदम लो लेवल का लैंग्वेज है, एकदम वेरी क्लोज टू द मशीन. सो इसे मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो कि बहुत टफ होता है. मैंने बता भी दिया क्यों टफ होता है. धीरे 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 ये लो लेवल लैंग्वेज से आया मिडिल लेवल लैंग्वेज, जिसमें थोड़ा मोड़ा इंग्लिश वर्ड्स का यूज होने लगा. ओके, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश वर्ड्स का यूज होने लगा और कुछ हेक्स कोड्स भी यूज होने लगे. वो बीच का एक लेवल आया था जो लो लेवल लैंग्वेज से थोड़ा ऊपर था, जिसे हम कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज. और मिडिल लेवल लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट किया गया धीरे धीरे समय के साथ साथ, और आज हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज. और हाई लेवल लैंग्वेज में आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उसमें से एक है जावा. सो वी आर गोइंग टू स्टडी जावा, व्हिच इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ what do we mean by, basically what do you mean by high level, this word, what does it mean? High level means a language where we use English words that we generally use in day to day communication. अब देखो, दिमाग की घंटी बज जाएगी हमारी. बहुत लोगों को टेंशन में आ गए होंगे, सर इंग्लिश वर्ड्स, तो कंप्यूटर कैसे समझेगा इंग्लिश वर्ड्स? ये बात आएगी मन में. लिसन लिसन लिसन, ये इंग्लिश वर्ड्स कंप्यूटर नहीं समझेगा डायरेक्टली. प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखेगा इन इंग्लिश वर्ड्स को यूज करके. ये कुछ रूल्स हैं, कुछ सिलेक्टेड इंग्लिश वर्ड्स हैं जिससे हम एक जावा प्रोग्राम को लिख पाएंगे. व्हेन यू विल राइट जावा प्रोग्राम्स, जो हम लोग आगे सीखेंगे, उसमें बहुत जगह हम यूज करेंगे फॉर, इफ, एल्स, स्विच, इस तरह के वर्ड्स. और देखो कि ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इफ, एल्स, फॉर, स्विच, क्लास, ये ठीक है. बहुत सारे वर्ड्स ऐसे रहेंगे जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, और इन सारे इंग्लिश वर्ड्स को यूज करके हम जावा प्रोग्राम्स लिखेंगे. तो इससे सबसे पहला फायदा ये हुआ कि हमारा प्रोग्राम लिखना बहुत इजी हो गया, बिकॉज दिस लैंग्वेज इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, क्योंकि हम यहाँ इंग्लिश वर्ड्स का यूज करेंगे. लेकिन बात यह है कि कंप्यूटर इसे समझेगा नहीं. If you write a Java program in English or any program in English words, the computer is not going to understand them. तो यही तो काम करता है कंपाइलर, उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है. यहाँ जो मैंने थोड़ी देर पहले बात किया, ये जो विंडोज में मैंने जो प्रोग्राम बनाया, ये तो मैंने जावा लैंग्वेज में लिखा, हाई लेवल लैंग्वेज में. लेकिन जावा इसे समझने वाला नहीं है, कुछ नहीं समझेगा. तो ये जो जावा को कुछ समझ में नहीं आएगा, it will need another software to compile it to a understandable code जो कंप्यूटर समझेगा. तो ये जो बाइट कोड है, बाइट कोड is very close to machine language, although it still has some middle level language का category में आता है बाइट कोड. लेकिन it is very close to machine language. और इसके बाद भी इसे
कन्वर्ट किया जाएगा यूजिंग कंपाइलर। एंड इसके आगे के प्रोसेसेस हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये बाइट कोड को दूसरे सॉफ्टवेयर ये करेंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, और मशीन लेवल लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझेगा, मतलब 0 और 1 का लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझेगा। सो मैं ये बात को क्लियर कर देता हूं कि हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने जो लिखा, कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू डायरेक्टली अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज. It needs to be definitely converted into machine language, and that is done by other softwares which we are not going to study. It is not in the scope of our syllabus. Those softwares, उस ऐसे तो हमें कंपाइलर भी नहीं पढ़ना है कि कौन से सब कंपाइलर होता है या कंपाइलर कैसे काम करता है, ये हमारा सब्जेक्ट में नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है. So we are not going to into those details, but I'm just telling you कि there are softwares which will convert the bytecode into machine language, and then that will be understood by the program, by the computer. ये एक बात हो गई, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अब लाइन को पढ़ते हैं. जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज. तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को अब क्या करेंगे, the programs written in Java, मतलब programs written in high level language are compiled and first converted into intermediate code called bytecode. ये मैंने थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था कि उसे फिर हम कंपाइल करेंगे, कंपाइलर कंपाइल करेगा और एक इंटरमीडिएट कोड बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा. और ये जो बाइट कोड होता है ना, ये मशीन लैंग्वेज के बहुत क्लोज होता है. हालांकि प्योर मशीन लैंग्वेज होता नहीं है, लेकिन वेरी क्लोज होता है. इस पर थोड़े से और कन्वर्शंस होते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर द्वारा, और फिर इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसे कंप्यूटर समझ जाता है. इसी तरह से वो एग्जीक्यूट होगा. ये जो कोड हम बात कर रहे हैं बाइट कोड की, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म. ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा on which the programs are to be run. जहां पे हमें प्रोग्राम रन करना है वो किसी भी प्लेटफॉर्म में चल जाएगा. लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि उस प्लेटफॉर्म में कंपल्सरीली कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए. यस, JVM, Java Virtual Machine pre-installed होना चाहिए. Okay, now we will write about Java Virtual Machine. Let me erase all this stuff. Java Virtual Machine अब हम लोग लिखने वाले हैं. Java Virtual Machine, जिसे हम JVM के नाम से हम बहुत कॉमन बुलाते हैं. ये बहुत कॉमन नेम है JVM. ठीक है, लिखो Java Virtual Machine, या V कैपिटल M कैपिटल कर दो, बिकॉज दिस इज एन full form of an abbreviation. A Java virtual machine is a software. I told you earlier also, it is not a hardware. नाम से लग रहा है मशीन, लग रहा है कोई बड़ा सा मशीन है, कोई मशीन नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है. A Java virtual machine is a software, capable of executing Java बाइट कोड. इस जावा बाइट कोड को वो एग्जीक्यूट करता है. और जावा बाइट कोड में किसने कन्वर्ट किया, कंपाइलर ने कन्वर्ट किया. ठीक है, अब एक और लाइन इसके बारे में लिख सकते हैं. इट इज द, मतलब जावा वर्चुअल मशीन इज द कोड एग्जीक्यूशन कंपोनेंट ऑफ द जावा सॉफ्टवेयर. जावा सॉफ्टवेयर कहां पे एग्जीक्यूट होगा, उस कोड को एग्जीक्यूट कहां पे किया जाएगा, जावा कोड को, तो जिस कंपोनेंट में किया जाएगा, जिस एनवायरनमेंट में किया जाएगा, जिस सॉफ्टवेयर में किया जाएगा, उसे हम कहते हैं JVM. तो ये JVM हो गया कोड एग्जीक्यूशन कंपोनेंट या कोड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट ऑफ द जावा सॉफ्टवेयर. तो बेसिकली एक फ्लो चार्ट हम बना लेते हैं, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं. ये जो मान लो हमने हाई लेवल लैंग्वेज लिखा, हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारा मेन जावा का कोड है, सोर्स कोड है, जो मेन जो हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने लिखा, उसे कंपाइल किया जाएगा बाइट कोड में. और ये जो बाइट कोड है, ये मशीन लैंग्वेज के बहुत क्लोज है. बहुत सारे बुक्स में तो इसे मशीन लेवल लैंग्वेज ही लिखा गया है, हालांकि ट्रूली ये मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं है, बट मेनी बुक्स हैव रिटन इट एज मशीन लेवल लैंग्वेज because it is very close to machine level language. That's the reason. And those books do not want you to
do not want the students to enter into the complexities of this conversions. इसके बाद क्या होगा, तो उन्होंने सिंपल रखा चीज को कि हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम है उसे कंपाइलर ने मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जो बाइट कोड है, और इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा जेवीएम किसी भी एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करेगा, और इसे आउटपुट ये एग्जीक्यूट करके ये आउटपुट दे सकता है हमें। तो ये बेसिकली एक फ्लो चार्ट हमने बना लिया जो ये चीज होता है। तो जेवीएम किसी भी अगर प्लेटफॉर्म में सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो वहां पे ये बाइट कोड चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो बात ये सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे अब मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्थ में लिखा है, नहीं थर्ड में ही लिखा है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द थर्ड पॉइंट। तो जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? नाउ लेट मी टेल यू, ये जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे ऊप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऊप, ओके, बहुत कॉमनली इसे ऊप कहा जाता है, बहुत लोग इसे कहते हैं, बहुत फेमस वर्ड है ऊप। तो जावा एक ऊप लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन मैं शुरुआत में बोल देता हूं कि इसे इनिशियली एकदम तुरंत से 100% समझना बहुत मुश्किल है। ये ऊप का जो कंसेप्ट है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और आने वाले समय में धीरे 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 ये तुम्हें क्लियर होगा। तो मैं अभी बेसिक आइडिया ऑफ ऊप तुम्हें देता हूं, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मेन मोटो है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हम एक प्रोग्राम को एक बाइंड करके रखेंगे, एक ग्रुपिंग करके रखेंगे। द एंटायर प्रोग्राम विल बी नोन एज अ सिंगल यूनिट। ये जो पूरा प्रोग्राम मैंने लिखा इसे मैं कहेंगे एक सिंगल यूनिट, और इस यूनिट में क्या रहेगा, इस यूनिट में डेटा मेंबर्स होंगे और फंक्शंस होंगे। देखो कुछ चीजें जो मैंने स्टार्ट में बोला, तुम्हें इनिशियली सभी चीजें एकदम फटाफट समझ में नहीं आएंगे क्योंकि इट इज अ न्यू लैंग्वेज यू आर गोइंग टू स्टडी। तो कुछ चीजों को सुनो और इसको माइंड में सेट करते जाओ, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा कि फंक्शंस का क्या मतलब होता है, डेटा मेंबर्स का क्या मतलब होता है। एज ऑफ नाउ मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं माइंड में रिकॉर्ड करते जाओ, क्योंकि यू आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तो मैं क्या बोला कि एंटायर प्रोग्राम को, जो मैंने एक प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसे एक सिंगल यूनिट के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। मतलब बाइंडिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट, या फिर रैपिंग अप मतलब एक गुच्छा में बांधना, रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड द फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट, यही है ऊप का मेन मोटो। अच्छा, इस सिंगल यूनिट को प्रोग्रामिंग मेथड टर्मिनोलॉजी में क्लास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लास। प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में क्लास कहा जाता है। मतलब मैं एक सिंगल क्लास में मेरे पास होंगे डेटा मेंबर्स और मेरे पास हो सकते हैं फंक्शंस। ठीक है, और एक वर्ड तुम्हारे सामने आएगा ऑब्जेक्ट, थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट का मैं लिखाऊंगा नोट्स ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है ये डेटा मेंबर्स और ये फंक्शंस, इनका कॉम्बिनेशन। ये ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस। तो अभी मैंने कुछ चीजों को बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ओके, ऊप का जो मेन मोटो है, उद्देश्य है, वो ये है कि हम एक प्रोग्राम को एक सिंगल यूनिट में रिप्रेजेंट करें जिसे हम कहते हैं क्लास, और उस क्लास में होते हैं डेटा मेंबर्स और फंक्शंस। ये डेटा मेंबर्स और फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए कई बार हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक क्लास के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हैं ही क्या? ऑब्जेक्ट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस। तो हो सकता है एक क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है एंड ऑब्जेक्ट 3 है।
अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से या इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बाइंडिंग अप से बना है ये क्लास है। और फिजिकल वर्ल्ड में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के चीजों के साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं। मान लो कि एक क्लास है कार, और इस कार के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, हो गया मर्सरीज, हो गया ऑडी, हो गया लैम्बोर्गिनी। मुझे लैम्बोर्गिनी का स्पेलिंग नहीं आता, इसलिए मैंने ऐसा ऐसा लिख दिया। सो मर्सिडीज, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, सो दीज आर द डिफरेंट कार्स बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ कार। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये तो रियल वर्ल्ड से, रियल वर्ल्ड का एग्जांपल। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जाएंगे तो कुछ और कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, उनको आगे जाके समझेंगे। फिलहाल के लिए इसे हम अभी ऐसे ही समझते हैं। क्लास, क्लास के अंदर रहते हैं डेटा मेंबर्स और फंक्शंस, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा और मेंबर्स को और फंक्शंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि क्लास इज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ है। व्हाई डू वी कॉल अ क्लास एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री? तुम्हें अभी समझ में आ रहा होगा मोटा मोटी, मैं जानता हूं 100% नहीं आ रहा होगा, बिकॉज ये चीज ही ऐसी है कि तुम्हें शुरुआत में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़े से हेजी हेजी लगेंगे, धीरे धीरे क्लियर होगा, जो मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया हूं। बट हैव पेशेंस, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ एज वेल एज ऑन मी, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये जो क्लास है, क्लास को कहते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। क्यों कहते हैं ये मैं लिखाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट, क्लास इज एन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसे हम कह सकते हैं, बिकॉज दैट्स द रीजन क्लास इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। ऑब्जेक्ट को कहा जाता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। कौन सा वर्ड कहते हैं? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट को। ये एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है। क्लास ऑब्जेक्ट को कहते हैं इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस का मतलब है पार्ट, यू कैन थिंक लाइक दैट, पार्ट ऑफ अ क्लास। बिल्कुल पार्ट ऑफ अ क्लास है। इस फिगर से हमें दिख रहा है कि क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स है, तो ऑब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास। तो ये सभी चीजें हैं। तो अभी हम ऊप का जो मेन मोटो है उसको लिखेंगे, और इसके बाद हम लोग ऊप के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और इसे समझेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, नाउ लेट मी राइट डाउन व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम ऊप कहते हैं। लिखो लिखो मेरे साथ साथ, टेक डाउन द नोट्स। The purpose behind object-oriented programming is to combine into a single unit both data members and functions। मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था एक्सप्लेनेशन में, किसे कंबाइन करेंगे? डेटा मेंबर्स को एंड फंक्शंस को। किसमें? इनटू अ सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट में। वही मैंने लिखा है, फुल स्टॉप। दिस कॉम्बिनेशन, या फिर जिसे हम यूनिट कह रहे हैं, ये जो सिंगल यूनिट, ये जो कॉम्बिनेशन है यूनिट है, इसे क्या कहते हैं? क्लास। इज कॉल्ड अ क्लास। इसे ही हम क्लास कहते हैं। यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक मोटो। इससे क्या होता है ना, हमारा प्रोग्रामिंग इजी हो जाता है, क्योंकि मैंने एक क्लास बनाया, इस क्लास के अंदर इसके अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। सपोज इस क्लास का नाम क्लास ए है। एक दूसरा क्लास है क्लास बी, इसके अंदर इसके अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। मैं लिंक कर सकता हूं एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ, या फिर मैं किसी एक दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं एक अन्य क्लास में, एक क्लास ए के किसी ऑब्जेक्ट को मैं क्लास बी के किसी ऑब्जेक्ट, क्लास बी में मैं यूज कर सकता हूं। क्लास ए के ऑब्जेक्ट को मैं क्लास बी में यूज कर सकता हूं। तो मैं इस तरह से लिंक कर सकता हूं। तो अलग अलग क्लासेस को लिंक करके फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम एक आउटपुट ला सकते हैं, हम एक डिजायर्ड रिजल्ट को पा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ ना, हमारा काम इजी हो जाता है।
हमारा प्रोग्रामिंग जो स्ट्रक्चर है या जो प्रोग्राम लिखने का जो प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर है वो बहुत सरल हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। इनिशियली तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि इससे कैसे इजी होता है, सर क्या होता है, जब धीरे धीरे डेप्थ में जाओगे, जब तुम्हें काफी ज्यादा समझ में आने लगेगा, अच्छा कोडिंग के एक्चुअल अभी तक मैंने तुम्हें कुछ कोडिंग सिखाया नहीं है, आई हैव नॉट एंटर्ड इनटू द कोडिंग सेक्शन, अभी मैं सिर्फ पिक्चर का ट्रेलर ही दे रहा हूँ, कोडिंग आने में समय लगेगा। तो जब कोडिंग काफी कोडिंग सीख जाएंगे और काफी नॉलेज हमारा हो जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा ये बात है, इसे कहते हैं एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास में यूज करना, और ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मोटो। तुम्हें वो तब धीरे धीरे समझ में आएगा, तो समय लगेगा, हैव पेशेंस, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। ओके, सो दिस इज इट नाउ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये तो हम समझ गए। इसके बाद हमारा जो टॉपिक लास्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप। इस पर बोर्ड्स में क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, बोर्ड्स में इस पर क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, एंड आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस आल्सो दैट हैव बीन आस्क्ड इन बोर्ड्स। डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछता है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। तो इसे ऊप प्रिंसिपल्स के नाम से भी जाना जाता है, ऊप प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा, यहाँ पे और करके प्रिंसिपल्स भी लिख दो, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन पेपर में प्रिंसिपल्स वर्ड यूज कर दिया जाए और तुम बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसलिए भाई ये सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या प्रिंसिपल बोलो, बात सेम है। अब हम लोग सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखने वाले हैं, वो है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, ये एनकैप्सुलेशन क्या है? ये कुछ नहीं है, इतना ही सिंपल है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन मकसद क्या है, to wrap up the data, members and methods in a single unit known as class. That process is known as encapsulation. The wrapping up मतलब बाइंडिंग ऑफ, एक गुच्छा में करना, एक सिंगल यूनिट में रैप करना। द रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस। नाउ इन सम बुक्स फंक्शंस की जगह एक दूसरा वर्ड यूज किया गया है, वो क्या है? वो है मेथड्स। तो फंक्शंस को मेथड्स भी कहते हैं, बहुत से बुक्स में ये वर्ड भी तुम्हें मिलेगा। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि मेथड्स क्या है, मेथड्स फंक्शंस ही है। अब ये क्या है वो तो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे आगे, चैप्टर एक सेपरेट चैप्टर ही है फंक्शंस बोल के। तो तब तक पेशेंस रखो। द रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस, जिसे मेथड्स भी कहते हैं, किस में रैप करेंगे? इनटू अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट में रैप करेंगे। उस जिस सिंगल यूनिट का नाम है क्लास, ओके, और इस प्रोसेस को कहते हैं, इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। हो गया, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है या फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसके बाद है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसे सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ओके, इफ यू ओनली राइट एब्स्ट्रैक्शन, that's fine, that's absolutely fine. Now what is data abstraction? It refers to, इसका लिख लो फिर मैं समझाऊंगा। It refers to representing essential features without including background details. अब ये क्या है कि सिर्फ एसेंशियल फीचर्स को रिप्रेजेंट करना और बैकग्राउंड डिटेल्स को रिप्रेजेंट न करना, विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स मींस हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। इट इज वेरी सिंपल, if you take an example of a real world thing, then you will understand it better. When you go to an ATM machine, you can see on the ATM machine, पैसा निकालने जाते हो, there is a display, and on that display a various menus are printed. Okay, when you enter your this card of your ATM card, then various menus come,
after you have typed your pin and all. तो वहां पे पिन मांगेगा सबसे पहले और उसके बाद मेन्यूज देगा. मेनू में रहेगा आप अगर पैसा विड्रॉ करना चाहते हो, प्रेस दिस. इफ यू वांट टू नो अबाउट योर बैलेंस, मींस you want to do your balance inquiry, press this. If you want to, send money to somebody, press this. If you want to change your ATM pin, press this. If you want to exit or go back to the main menu, press this. So various options are there. Then you press your any option which you want to do, and then the required function is processed. The required steps are conducted. जो भी करना है. Now, are you aware of the internal things that are taking place behind the curtain? Are you aware of what actually happens when you enter the pin? When you enter the correct pin, automatically they verify it and they tell yes, the pin is correct, and then they let you enter into the next step. But if you enter the wrong pin, then they will tell you the pin is wrong and you can't enter into the next step. You can't go to the next step. You have to enter the correct pin. Have you ever thought of what actually happens behind the curtain? How do they verify your pin? What are the codings done there? And how, and after you have entered the correct pin, how the money is, calculated inside the ATM machine. Suppose to withdraw karna chahte ho 100 rupees or 1000 rupees, you type 1000 and then something happens into the machine, khad, 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 and the notes come out from the ATM machine. You collect the notes. So what actually happens behind that khad, 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 and that calculation part and all, you are completely unaware. All those things are hidden, background details. वो सब background details है. उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है. तुम्हें मतलब है भाई मुझे 1000 रुपया चाहिए, ATM से निकल जाए बस, tension free. And you take your money, press the cancel button, and we Indians press it many times before coming out. Okay, we press the cancel button and then come out of the cabin of the ATM. You are unaware of what actually takes place behind the curtain. What are the codings there and how they verify your pin, how they calculate the money inside, how they count the notes inside the machine, what hardware thing is there, what software things are there. You are unaware of all those things. So ये इसी चीज को हम कहते हैं data abstraction. Only they represent the essential features जो customer को चाहिए, बाकी सब चीज को छिपा हो भाई. A very similar example is when you go to buy, a car. Suppose you have gone to the market, to the showroom with your father to buy a new car. The man at the showroom will never tell you how the engine is actually working, from which pipe, how the fuel is, flowing. यहाँ से पेट्रोल इधर दौड़ रहा है, उधर से इधर कूद रहा है. वो पेट्रोल कैसे फ्लो कर रहा है और क्या सर्किट में कहाँ से तार जोड़ा हुआ है, किधर क्या तार है, they will never tell you. They do not know themselves also. Okay, so all those are hidden. They will tell you the essential features of the car. कार का सीटिंग कैपेसिटी, कार का प्राइस, कार का कलर, कार का जो भी तुम्हें चाहिए, मॉडल एंड ऑल. कार के जो भी फीचर्स एसेंशियल है कस्टमर को, वो बताए जाएंगे. जो बैकग्राउंड डिटेल्स है, वो नहीं बताया जाएगा. तो दिस इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन. हम जावा प्रोग्रामिंग भी करेंगे जब, तो मैं बीच बीच में प्रोग्राम्स लिखते हुए तुम्हें ये समझाऊंगा भी कि देखो ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन किया गया है, ये हिडन है यूजर से. तो तुम्हें तब और क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ओके, तब तुम्हें समझ में आएगा और क्लियर. इसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉली का मतलब मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब रूप. बहुत. पॉली का मतलब अनेक, मेनी, अनेक रूप. किसका अनेक रूप है? Polymorphism means what? अनेक रूप. पहले इसका लिख लो मीनिंग. Polymorphism is the ability of methods it is not necessarily only methods. So इसे हम लिखेंगे and objects. मैं आगे डिस्कस भी करूंगा मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स ये क्या चीज है. टू टेक मोर देन वन फॉर्म.
इसका क्या मतलब है मोर देन वन फॉर्म? देखो एक एग्जाम्पल लिखते हैं. दिस प्लस सिंबल कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म arithmetic addition of two numbers. Also, plus can be used to concat two strings. अब देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे. We all are aware about this plus symbol. मैथ्स में भी यूज करते हैं. If you do 2 plus 3, तुम्हें आउटपुट आएगा 5. That means this plus symbol is used to perform arithmetic addition on two numbers. हमने arithmetically add किया 2 plus 3 5 आ गया. So this is an arithmetic operator. ठीक है, arithmetic operation के लिए काम हो रहा है. लेकिन इस प्लस को हम दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. कॉन्कैट का मतलब जॉइन. स्ट्रिंग्स का क्या मतलब है? स्ट्रिंग्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स, लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्ट्रिंग्स का मतलब कलेक्शन ऑफ लेटर्स या अल्फाबेट्स बोल सकते हो, या फिर वर्ड्स. मतलब मैंने अगर लिख दिया एप्पल, तो दिस एप्पल इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नो, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. ए, पी, फिर से एक और पी, फिर एल, फिर ई. तो अलग अलग लेटर्स हैं, अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, इनका ये कलेक्शन है. तो ये जो कलेक्शन है इसे हम कहेंगे स्ट्रिंग. और मतलब एक वर्ड को हम स्ट्रिंग कह सकते हैं. एप्पल इज अ वर्ड, तो जावा के टर्मिनोलॉजी में इसे मैं कह सकता हूँ इट इज अ स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग का मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. इफ आई राइट आई लव इंडिया, तो ये भी एक स्ट्रिंग है. मतलब इंडिया खुद एक स्ट्रिंग है, लव एक स्ट्रिंग है, और ये जो अलग अलग स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके मैंने एक स्ट्रिंग बनाया है. एक सेंटेंस भी एक स्ट्रिंग है. तो वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स एंड सेंटेंसेस आर आल्सो स्ट्रिंग्स. तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. मतलब अगर मैं लिखूं आइस प्लस क्रीम, तो इसका आउटपुट आएगा आइसक्रीम. यहां तो कोई एरिथमेटिक एडिशन नहीं हुआ. क्या एरिथमेटिक एडिशन हुआ? दो नंबर्स को मैंने ऐड किया? नो. यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स को ज्वाइन किया. और अगर प्रोग्रामिंग के टर्मिनोलॉजी में बोले तो दोनों दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट किया. अब से कॉन्कैट वर्ड यूज करना, ज्वाइन मत यूज करना. सो दैट ओनली आई हैव रिटन. प्लस कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक operation या addition of two numbers. Also plus can be used to concat two different strings. तो यहाँ जो प्लस है इसके दो रूप हैं. एक रूप इसका क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर. दूसरा रूप क्या है, कॉन्कैट करने के लिए यूज कर रहे हैं. इट हैज टू फॉर्म्स. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. But it is not the only example. There are a lot of examples of polymorphism. This is the simplest example which I can tell you as of now. आगे आगे और भी हम लोग जानेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल. एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है फंक्शन ओवरलोडिंग, जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में. और उस पर क्वेश्चंस बोर्ड्स में भी आता है. कुछ बुक्स में तो अभी इसी टॉपिक में ही दे हैव डिस्कस्ड अबाउट फंक्शन ओवरलोडिंग. लेकिन मुझे लगता है ये सही समय नहीं है कि मैं तुम्हें अभी फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ाऊं. अगर मैं अभी तुम्हें फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा दूं तो तुम्हारे ऊपर ओवरलोडिंग हो जाएगा, और जो तुम्हें दिक्कत होगा. आई विल टीच यू फंक्शन ओवरलोडिंग एट द राइट टाइम. ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए ना सिर्फ लिख लो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल तो है ही, लेकिन एक सेकेंड एग्जाम्पल लिख लो, फंक्शन ओवरलोडिंग. अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं खुद बोल रहा हूं कि इसे बस लिख लो. फंक्शन ओवरलोडिंग का नाम LOAD होगा, लोडिंग. फंक्शन ओवरलोडिंग का नाम बस लिख लो. जब सही वक्त आएगा तुम्हें मैं समझा दूंगा और तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है. अभी समझ में नहीं आएगा. बट पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल फंक्शन ओवरलोडिंग भी होता है, दैट यू शुड कीप इन योर माइंड. नाउ द लास्ट characteristic or principle of object oriented programming is inheritance. Inheritance लिख लो इसका. ये क्या है? Inheritance is the process by which
objects of one class acquire the properties of objects of another class, इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है, वो भी लिख लो. Inheritance is a mechanism that allows a new class to be created from an existing class. लास्ट वाले पॉइंट को अब समझते हैं. मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि हम अलग अलग यूनिट्स को कहेंगे क्लास. ठीक है, ये एनकैप्सुलेशन का जो आइडिया है, रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, उसे कहते हैं क्लास. इस सिंगल यूनिट को, तो ये मान लो क्लास, इसका नाम क्लास ए है, ये एक दूसरा क्लास है क्लास बी. तो क्लास ए और क्लास बी दो हमारे अलग अलग क्लासेस हैं. तो क्लास ए है, ये क्लास बी है, तो अलग अलग क्लासेस हैं. अब इनहेरिटेंस क्या कहता है कि क्लास ए के जो अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज ऑब्जेक्ट, इसका नाम ऑब्जेक्ट 1 है, इसका नाम ऑब्जेक्ट 2 है, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्लास ए के ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड यू हैव क्लास बी के अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2. तो क्या कहता है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास acquire the properties of objects of other class. अब मैं इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा कोडिंग करूंगा, वो कोडिंग हमें जानना है. राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू द कोडिंग. कुछ ऐसे कोडिंग करूंगा जिस कोडिंग से क्या होगा, क्लास ए के ऑब्जेक्ट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, क्लास ए के ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनको मैं क्लास बी में यूज कर पाऊंगा. ये है बेसिक आइडिया कि मैं क्लास ए के ऑब्जेक्ट्स को क्लास बी में यूज कर पाऊंगा. मतलब मैं इनहेरिट कर रहा हूं क्लास ए के प्रॉपर्टीज को, क्लास बी क्लास ए के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं इसे इनहेरिटेंस. तो क्या दूसरा डेफिनेशन कहता है, इट इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज अ न्यू क्लास टू बी क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास. ये भी कह सकते हैं, अगर मान लो कि मेरे पास क्लास ए है, क्लास ए है, और क्लास ए के ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, और मैं इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को यूज करके एक क्लास बनाया, क्लास बी, ये दूसरा क्लास है, लेकिन इसमें मैं ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए को ही यूज किया. मतलब मैंने जो ये न्यू क्लास बनाया, दिस आई हैव क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास. तो ये एक हायरार्की हमें बता रहा है कि क्लास ए से क्लास बी को बनाया गया है, फिर इस बी से हम एक क्लास सी को बना सकते हैं. So, this A will be known as the base class and B will be known as derived class. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस का. इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर सिलेबस. ये क्लास 10th में एक सेपरेट चैप्टर है इनहेरिटेंस के ऊपर, और वहां स्पेसिफिकली हमें सिखाया जाता है कि कैसे हम एक क्लास को दूसरे क्लास से लिंक कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं. इसके लिए स्पेशल कोडिंग होता है. कोडिंग हमें जानना होता है कि हाउ डू वी क्रिएट अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास. उसमें हम डिटेल्स में जानेंगे बेस क्लास मतलब क्या, डिराइव्ड क्लास मतलब क्या. तो एक सेपरेट चैप्टर है क्लास 10th में. तो ये जो हर एक टॉपिक है कि इंडिविजुअली दीज आर लार्ज टॉपिक्स. मैंने तो एक हर एक का छोटा 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 डेफिनेशंस लिख दिया, लेकिन क्या इतना ही छोटा 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 इसका दुनिया है? नहीं, ये दुनिया काफी बड़ा है. एनकैप्सुलेशन का अपना विशाल दुनिया है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का विशाल दुनिया, पॉलीमॉर्फिज्म का विशाल दुनिया, इनहेरिटेंस का विशाल दुनिया. और इन चारों छोटे छोटे बड़े बड़े दुनियाओं को मैंने एक छोटा 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 एक ही स्लाइड में डेफिनेशन करके लिख दिया है, ताकि इससे बोर्ड्स में जब क्वेश्चन आए यू आर एबल टू आंसर. वी विल डिस्कस अ फ्यू बोर्ड क्वेश्चंस नाउ ऑन दिस टॉपिक व्हिच केम. ओके, so we are discussing some previous years ICSE questions. Now let me tell you my dears, previous years ICSE questions करने से confidence level धड़ाधड़ बढ़ता है. You can't imagine कितना confidence level बढ़ जाता है. और जो बच्चे 9th में पढ़ते हैं
वो ये मत समझना कि 9th में मैं आईसीएसई क्वेश्चंस क्यों करूं, मैं जब 10th में जाऊंगा तब करूंगा. No, my dear, this chapter is there is in your class 9th, and from 9th level only they have asked questions in boards 10th. तो 9th में भी अगर हो तो इन आईसीएसई क्वेश्चंस को बहुत ही सीरियसली लेना. और 10th वाले बच्चों को तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए कि वो कितना सीरियसली इनको ले. मैंने शुरुआत में ही कह दिया है कि ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर का कोर्स, आज ये जो फर्स्ट लेक्चर है, ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. 9th एंड 10th दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस पूरा सेम है दोनों ही क्लासेस में, एक्सेप्ट 10th में थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा है. तो लेट अस नाउ मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच केम इन दिस फ्रॉम दिस चैप्टर. लिख लो, व्हाई इज अ क्लास कॉल्ड अ फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो आज जो भी हमने पढ़ाई की उस पर बेस्ड आईसीएसई क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूं. तो ये आया था आईसीएसई 2009 में. तो क्वेश्चन कहता है कि क्लास को हम क्यों फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाई इज अ क्लास नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री. लिख लो इसका आंसर. अ क्लास इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री because objects are created from a class. ऑब्जेक्ट्स को हम क्लास में क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को, इसीलिए हम क्लास को कहते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री. यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें जानना होता है, ये जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने का एक स्पेशल कोडिंग होता है. क्या होता है? एक स्पेशल कोड होता है. वो कोड मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, स्पेसिफिक कोड होता है. उसी कोड से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. वो कोड मैंने अभी तक तुम्हें सिखाया नहीं है, डू नॉट वरी, वो मैं सिखाऊंगा आगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बताओ. तो वो आंसर को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना हमें पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कैसे हम क्रिएट करेंगे. तो वो चीज हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, वो मैं अभी तुम्हें सिखाऊंगा. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए किसी भी क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना. सबसे पहले ये समझ लो, ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे वो कहां क्रिएट करेंगे? क्लास के अंदर. इसीलिए तो हम क्लास को कह रहे हैं ऑब्जेक्ट का फैक्ट्री. क्लास को क्यों कह रहे हैं ऑब्जेक्ट का फैक्ट्री? क्योंकि क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. ठीक है, ये बात जान लो. अब मैं कोडिंग, देखो अभी तक मैंने जो भी तुम्हें समझाया है कहीं पे कोडिंग नहीं बताया. दिस इज द फर्स्ट टाइम नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अ स्टेटमेंट in the language of Java. Means I'm going to teach you a code in Java, so be very attentive now. ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे, जिस क्लास के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है. मान लो कि उस क्लास का नाम है कार. ठीक है, ये कार हो गया हमारा क्लास का नाम. तो इसका जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स का मतलब फॉर्मेट. ऑब्जेक्ट बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास का नाम, क्लास नेम. अच्छा, एक चीज गौर से देखना, मैंने अंडरस्कोर दिया है. मैंने जब लिखा है क्लास अंडरस्कोर नेम, क्योंकि जावा में जनरली हम स्पेस नहीं लिखते हैं. अगर हम क्लास नेम लिख रहे हैं तो दो अलग अलग वर्ड्स हैं, उन्हें बाय कन्वेंशन हम अंडरस्कोर से हम सेपरेट करते हैं. ये अच्छा टेक्निक है और इसको ही फॉलो करना. क्लास नेम मतलब सबसे पहले हम क्लास नेम लिखेंगे और एक स्पेस देंगे. उस स्पेस के बाद हम ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे. तो ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेम के बीच में स्पेस नहीं हो सकता. तो क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद हम इक्वल टू साइन लिखेंगे और उसके बाद हम एक स्पेशल वर्ड लिखेंगे. वो वर्ड है न्यू. ये न्यू एक कीवर्ड है. कीवर्ड का मतलब है जावा इसका मीनिंग जानता है. जावा कंपाइलर इसका मीनिंग को इंटरप्रेट कर पाएगा. ये इंग्लिश वर्ड जरूर है, लेकिन इसका एक स्पेशल मीनिंग है. जावा कंपाइलर इसका मीनिंग जानता है और इसे हम कहते हैं कीवर्ड. आगे कीवर्ड्स, लिटरल्स, वेरिएबल्स सबके डेफिनेशंस मैं लिखाऊंगा, डिस्कस करूंगा. तो ये न्यू एक कीवर्ड है जिसके मदद से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ठीक है, तो
न्यू लिखेंगे और उसके बाद फिर से हम क्लास नेम लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, एक राउंड ब्रेस ओपन, राउंड ब्रेस क्लोज और एक सेमीकोलन देंगे। ये है सिंटैक्स। ये जो मैंने लिखा ये है सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल, चलो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं कि कार नाम का क्लास है और उसमें एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे ऑडी। ऑडी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्लास नेम सबसे पहले हमें लिखना है। तो क्लास नेम का नाम हमारा कार है, तो मैं लिखूंगा कार। उसके बाद हमें स्पेस देना है, तो हमने दे दिया स्पेस। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम है ऑडी, स्पेस ऑडी, फिर इक्वल टू साइन, फिर न्यू, फिर हमें क्लास नेम लिखना है, न्यू कार और फिर राउंड ब्रेस ओपन। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। हमारा कार नाम के क्लास में एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिस ऑब्जेक्ट का नाम है ऑडी। सिमिलरली सपोज एक क्लास है वायरस और इस वायरस क्लास में मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कोरोना। तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा, पहले मैं लिखूंगा क्लास नेम जो कि है वायरस, स्पेस, फिर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट का नाम जो है कोरोना, इक्वल टू न्यू वायरस। क्यों न्यू वायरस लिखा, क्योंकि न्यू तो लिखना ही है। और उसके बाद ये क्लास नेम है वायरस, और उसके बाद राउंड ब्रेस ओपन क्लोज सेमीकोलन। तो ये एक दूसरा एग्जांपल हो गया। अब मैं अगर तुमसे कुछ भी कहूं कि एक क्लास क्रिएट करो जिस क्लास का नाम है डिजीज, अच्छा जनरली क्लास नेम हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, हालांकि कंपलसरी नहीं है, जनरली ऐसा ट्रेंड है। तो ये क्लास नेम है डिजीज और इसके अंदर एक मान लो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो या स्मॉल लेटर से ही सारे लिखो, कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो इस डिजीज के अंदर, मान लो मीजल्स। तो इसका कैसे स्टेटमेंट होगा, पहले क्लास नेम लिखेंगे, क्लास नेम है डिजीज और ऑब्जेक्ट नेम है मीजल्स इज इक्वल टू न्यू, फिर क्लास नेम डिजीज। तो एक चीज तुम लोगों ने देखा, क्या देखा, कि क्लास नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, मेरी मर्जी, प्रोग्रामर की मर्जी, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है यही नाम रखना है। दैट मींस क्लास नेम को हम कह सकते हैं यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड का मतलब प्रोग्रामर डिफाइंड, प्रोग्रामर ने डिफाइन किया। ऑब्जेक्ट का नाम भी प्रोग्रामर ने डिफाइन किया, अपने मर्जी से रख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही वर्ड लिखना है। लेकिन ये जो न्यू वर्ड है ये यूजर डिफाइंड नहीं है, ये कीवर्ड है। कीवर्ड क्यों है, क्योंकि ये प्रोग्रामर अपने मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। प्रोग्रामर को जब भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा उसे न्यू कीवर्ड का यूज करना ही पड़ेगा। सो न्यू इज अ कीवर्ड। The car is not a keyword, virus is not keyword, disease is not a keyword, Audi is not a keyword, corona is not a keyword, measles is not a keyword, because these are user defined words. Any other word can be used in place of these words, but new is a keyword because you can't substitute this word new with something else. और गलती से भी new को NEW मत लिखना, ये फिर completely wrong हो जाएगा। N मतलब कैपिटल N मत लिखना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला जावा केस सेंसिटिव है। तो NEW जब न्यू लिख रहे हैं, N स्मॉल E स्मॉल W स्मॉल होना चाहिए। कुछ भी 19-20 हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, एरर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ क्लास। एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, कोई एक ही एग्जांपल लिखना। मैंने तो यहाँ 3 एग्जांपल्स लिखा है, हियर यू विल जस्ट राइट 1 एग्जांपल ऑफ योर चॉइस, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएसई क्वेश्चन लिख लो। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेटा एब्स्ट्रैक्शन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन वर्ड से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। ये आया था, इसको पहले थोड़ा मैं जगह को क्लियर कर देता हूं, इन सभी चीजों को मिटा देता हूं। ये क्वेश्चन आया था आईसीएसई 2010 में। What do you mean by the term data abstraction? तो मैं इसे फिर से लिखने वाला नहीं हूं, क्योंकि डेटा एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन मैंने यहां लिख दिया है ऑलरेडी।
सेम टू सेम आंसर यहाँ पे लिखना, लेकिन एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, यहाँ पे उन्होंने अपना एक एग्जाम्पल पूछा है। अब ये जो एग्जाम्पल यहाँ लिखने वाले हो, ये रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल लिखना। दे डोंट वांट यू टू राइट एन एग्जाम्पल only from the Java world. They want an example, anything, from the real world also. तो मैंने जो एक real world का example दिया था ना, ATM मशीन में गए हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजें छिपाई हुई रहती है, एसेंशियल फीचर्स ही तुम्हें बताया हुआ रहता है, वो एग्जाम्पल लिख सकते हो। या कार खरीदने गए हो तो तुम्हें सिर्फ एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कार ही बताया जाता है। दे हाइड यू फ्रॉम यू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द कार। तो क्या लिखेंगे, एक एग्जाम्पल सिंपल सा लिख लेते हैं। when we go to buy a car when we go to buy a car, we are told only about the essential features about the car, essential features of the car, like price, seat capacity, fuel consumption, mileage, etc. The complex design and architecture of the car, the complex design and architecture of the car is not disclosed to us. मतलब उसका जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसके टोटल जैसे बनाया गया है, क्या उसके अंदर के फीचर्स है, वो हमें नहीं डिस्कस किया जाता, इज नॉट डिस्क्लोज टू अस। तो ये है एक एग्जांपल, एक गुड एग्जांपल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसे हम बोर्ड्स में यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, y is an object called an instance of a class. इंस्टेंस का मतलब पार्ट ऑफ अ क्लास। ये आया है आईसीएसई 2010 में। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि 2009 में ही आया था ये क्वेश्चन, क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, और 10th में आया था क्लास को ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ क्लास क्यों बोलते हैं। बोथ ऑफ द क्वेश्चंस हैव द सेम आंसर माय डियर, जस्ट the way of asking is different. They have changed the language of the question. The answer is not different. You have to simply write a class is a class is a collection of objects. ऐसे लिख सकते हो, is a collection of objects. Therefore, an object is called an instance. Instance का मतलब a part, instance of a class. Simple example. You can also write, you can add in this answer itself that we can create objects from classes or within classes. We can create objects within classes. And therefore, object is called an instance of a class. तो बिल्कुल सेम आंसर है। इज इट अ डिफरेंट आंसर? नॉट एट ऑल। तो ये सारी बातें आज हमने डिस्कस की, और यहां पर एक क्वेश्चन लिख लो, आईसीएसई क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द न्यू ऑपरेटर। देखो अभी अभी मैंने न्यू कीवर्ड तुम लोगों को बोला, लेकिन ये न्यू ऑपरेटर और न्यू कीवर्ड सेम ही चीज है। बोर्ड में न्यू ऑपरेटर वर्ड को यूज किया गया है, और कभी कभी न्यू कीवर्ड भी बोल सकते हैं। तो इस ऑपरेटर की जगह अगर कीवर्ड लिख दे तो भी चलेगा, तो भी सही, और अगर न्यू ऑपरेटर बोल दे तो भी सही। मींस व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यू कीवर्ड और न्यू ऑपरेटर। तो लिखोगे द न्यू ऑपरेटर
या फिर the new keyword is used to create an object in a class. एक क्लास में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं. एग्जाम्पल लिख देना जरूर, कोई भी एग्जाम्पल. चलो हमारा जो क्लास नेम है, मान लेते हैं क्लास का नाम है ट्री और ऑब्जेक्ट का नाम है नीम, इज इक्वल टू न्यू ट्री. ठीक है, हमने बना लिया. और दिस इज क्लास नेम, this is the object, and this is the new keyword which is used to create an object named neem belonging to the class tree. I hope clear है. तो आज हम यहाँ पर क्लास को एंड करेंगे. आगे हम और इस प्रोग्राम, इस चैप्टर को, इस सिलेबस को आगे ले जाएंगे. फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स, एंड कीप स्टडीइंग.